नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक इन इंडिया और उसके मापन के बारे में हम लोग समझेंगे। ये भी समझेंगे कि एसिडिक लावा और बेसिक लावा क्या होता है। साथ ही इस चैप्टर में समझेंगे कि वोल्केनो फटने के आधार पर कितने प्रकार का होता है और संरचना के आधार पर वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखा देख रहे हैं भारत में भूकंप का मापन। ठीक है, तो यहां आप एक चीज और देख रहे हैं, मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल, ये क्या होती है। तो दरअसल भारत में जो भूकंप का जो मापन है वो मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल से ही, मतलब ये जो स्केल दिखा रखी है इसी स्केल से किया जाता है। इसे हम लोग एमएसके स्केल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एमएसके स्केल भी कहते हैं। और ये 1964 में प्रभावी रूप से आई थी, इसीलिए इसे एमएसके 64 भी कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट इसका क्या याद करने का जरूरी है कि मेदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल, ये जो स्केल है ये मर्केली स्केल पर आधारित है। इस पे है मर्केली स्केल पर आधारित है। अब मर्केली स्केल मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले वीडियोस में कि मर्केली स्केल क्या होती है। ये वो स्केल होती है जो पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताती है कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी जनहानि हुई है, कितने लोग मारे गए, मतलब डैमेज की स्थिति जो होती है, तो वो मर्केली स्केल पे, मतलब उस पे पैमाना दिखाया जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या याद रखने की जरूरत है कि इसके अंतर्गत क्या है, आघात की तीव्रता। क्या क्या होता है? आघात की तीव्रता देखी जाती है। आघात की तीव्रता देखी जाती है। और लास्ट पॉइंट इसका तुम्हें याद करने की जरूरत है, वो है जैसे कि पिछले में वीडियोस में आपने क्या पढ़ा था कि जो मर्केली स्केल है उसका पैमाना क्या होता था, 1 से 12 तक। तो ये संशोधित रूप है उसका। तो इसमें भी क्या होता, इसमें भी एक से लेके 12 तक इसकी भी रेंज होती है, इस स्केल की भी। और सारे ये जो नंबर्स हैं वो हमारे रोमन में लिखे जाते हैं। किसमें? रोमन आंकड़ों में सारे ये दर्शाए जाते हैं। आगे हम समझेंगे भारत के भूकंप, मतलब भारत में भूकंप कैसे कैसे आते हैं और उन पूरे एरियाज को, भारत के पूरे एरिया को कितने जोन्स में बांटा गया है ये हम समझेंगे। ठीक है, देखिए भारत में तीव्रता के आधार पर भूकंप को जोन में बांटा गया है। समझ रहे हैं? मतलब जोन, 5 जोन में भारत को, पूरे भारत को 5 जोन में बांटा गया है। अब 5 जोन कौन कौन से हैं? वो जोन 5 है, जोन 4 है, जोन 3 है, जोन 2 है। तो यहां आप कहेंगे सर ये तो 4 ही जोन हुए। तो जोन 1 यहाँ पे इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ है क्योंकि जोन 1 में जितने तीव्रता के भूकंप आते हैं तो वो उतनी इंटेंसिटी के, उतने तीव्रता के भारत में भूकंप आते ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जोन 1 को कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एक जोन हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा पहला जोन 5। तो जो ये डार्क रेड कलर से, ये डार्क रेड कलर से यहाँ पे देखो, ये डार्क रेड कलर से ये पूरा है, ये एरियाज जो आप ये मैप में देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, वेरी हाई डेंजरस जोन है। मतलब यहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र क्या है, हिमालय, मतलब यहाँ पे जो कुछ एरियाज हैं इस नक्शे में, इस मैप में भारत के, यहाँ पे हिमालय के कुछ क्षेत्र भी हैं। ठीक है, और ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि हिमालय में भूकंप क्यों आते हैं। क्यों आते हैं भाई? इंडो ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि वहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है वो आपस में टकराती रहती है। तो इस वजह से क्या है, वहां पे भूकंप आते रहते हैं। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे कितने तीव्रता के भूकंप आते हैं? तो जोन 5 में, ठीक है, जोन 5 में ये एमएसके एमएसके 9 के भूकंप आते हैं। ठीक है, और कौन कौन से एरियाज में आते हैं? तो कौन कौन से एरियाज में आते हैं? अंडमान निकोबार में आते हैं, ये दिख रहा है, अंडमान निकोबार में आते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में आते हैं। ठीक है, उत्तरी बिहार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात का कच्छ, इन सब एरियाज में क्या है, वेरी हाई रिस्क, मतलब यहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे बहुत तीव्रता के भूकंप आते हैं। ठीक है, और ये पूरी भारत का जो क्षेत्रफल है तो उसका कितना एरिया कवर करते हैं? ये 11.1% एरिया कवर करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा जोन 4 के बारे में। ठीक है, तो जोन 4 में जो भूकंप आते हैं वो एमएसके, जस्ट अ मिनट, वो एमएसके 8 कैटेगरी के भूकंप आते हैं। ठीक है, और यहां पे मतलब जो होता है,
जोन 4 में ये हाई रिस्क जोन होते हैं, ठीक है। हाई रिस्क जोन मतलब ये जोन 5 में जितनी तीव्रता के भूकंप आते हैं तो उससे कम तीव्रता के यहाँ पे भूकंप आते हैं। अब जो आपको ये ऑरेंज कलर का यहाँ पे जितना एरिया दिख रहा है, ये एरिया जैसे ऑरेंज कलर का यहाँ पे ये एरिया पूरा ये दिख रहा है आपको, ये एरिया कुछ, तो ये ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है, तो वहां पे जोन 4 कैटेगरी के भूकंप आते हैं। और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं? ये 18% एरिया कवर करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे जोन 4 के भूकंप आते हैं? लद्दाख में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, सिक्किम, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे मैं इनका आपको एक स्लाइड दिखा दूंगा, सारे जोन वाइज कौन कौन से भूकंप आते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा जोन 3 के बारे में। तो जोन 3 में MSK 7 कैटेगरी के भूकंप आते हैं। ठीक है, और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल को, ये जोन 3 में मतलब जो एरिया कवर होते हैं वो कितना एरिया कवर होता है पूरे भारत का? 30% एरिया कवर करता है। ठीक है, और ये मॉडरेट रिस्क जोन है, मतलब यहाँ पे अगर भूकंप आता है तो यहाँ पे कम क्षति होती है, मतलब कम लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, मॉडरेट टाइप के यहाँ पे भूकंप आते हैं, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होता है लोगों को। ठीक है, ये कौन कौन से एरियाज को कवर करते हैं? तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एरियाज को। ठीक है, अब आ जाता है हमारा जोन 2। तो जोन 2 जो है वो MSK 6 कैटेगरी के में आते हैं। ठीक है, और ये कितना एरिया कवर करते हैं पूरे भारत का? ये 41% एरिया कवर करते हैं। ये लो रिस्क होते हैं। ठीक है, ये लो रिस्क जोन होते हैं, मतलब यहाँ पे तीव्रता जो भूकंप की होती है वो MSK 6 होती है। ठीक है, और यहाँ पे कम क्षति होती है अगर इन एरियाज में अगर भूकंप आता है। तो ये कौन कौन से एरियाज को कवर करते हैं? ये एरियाज को कवर करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को, पेनिनसुलर इंडिया को कवर करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना ये चीज, जो ये कलर में जितना आपको दिख रहा है ये सब, ये क्या है? पेनिनसुलर इंडिया क्या हो गया? ये हो गया अपना। ठीक है, और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, तो ये इस टाइप के जोन 2 में आते हैं हमारे। ठीक है, अब जोन 1 के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि जोन 1 जो है, तो जोन 1 की जो कैटेगरी के जो भूकंप आते हैं, मतलब तीव्रता के भूकंप आते हैं, वो भारत में आते ही नहीं है, तो इसलिए जोन 1 को हम लोग कंसिडर यहाँ पे नहीं करते हैं। इसीलिए BIS ने, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जोन 1 और जोन 2 को उसने क्या कर दिया है? उसने मर्ज कर दिया, मतलब दोनों को क्या कर दिया उसने? जोन 1 को और जोन 2 को BIS ने क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है। ठीक है, यहां आप समझ गए। आगे स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा पूरा कि मतलब जोन, पर्टिकुलर जोन में, कि जोन 2 से लेके जोन 5 में कौन कौन से एरियाज आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जब ये एरियाज बताए, बहुत सारे जब स्टेट्स बताए आपको मैंने, तो कहीं कहीं ये रिपीट भी हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जोन 5 में भी आ रहा है, जोन 4 में भी आ रहा है। तो आप फिर कहेंगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश का पूरा एरिया नहीं है जो जोन 5 में हो रहा है, कुछ एरिया जोन 5 कैटेगरी में भूकंप में आता है, कुछ एरिया जोन 4 के में आता है। ठीक है, ये समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वो सारे एरियाज हैं जो मैं आपको बता रहा था, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जोन 5 में ये सब एरियाज आते हैं, जोन 4 में, जोन 3 में, जोन 2 में और जोन 1 में मैं आपको बता दिया था कि सिंस द करंट डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू अर्थक्वेक हैजार्ड जोन्स डज नॉट यूज जोन 1, नो एरिया ऑफ इंडिया इज क्लास्ड एज जोन 1। ठीक है, तो ये सारे एरियाज हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे जोन वाइज दिखा रखे हैं कि जोन 1 से लेके या जोन 2 से लेके जोन 5 तक कौन कौन से एरियाज हैं यहाँ पे इनमें कवर होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एसिडिक और बेसिक लावा के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कि सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? क्रस्ट होता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है? क्रस्ट होता है, फिर उसके नीचे मेंटल होता है और लास्ट में क्या होता है? कोर होता है। ठीक है, तो इस मेंटल में क्या भरा रहता है? इस मेंटल में मैग्मा भरा रहता है, जो बहुत ही क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो जब ये मैग्मा उबाल मारता है तो ये मैग्मा क्या है? क्रस्ट को फाड़ता हुआ ये ऊपर निकल आता है,
मतलब यहाँ तो इसे मेंटल के अंदर था तो यहाँ तो हम इसे मैग्मा कह रहे थे, और जब ये बाहर निकल आया तो इसे हम लोगों ने क्या कहा, लावा कहलाया। तो ये तो आपको सभी को मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये भी बता चुका हूँ कि क्रस्ट जो होता है, तो क्रस्ट में मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं। ऐसे ही मेंटल के मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। ऐसे ही कोर में कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं, निकिल और आयरन। ठीक है, ये जो सिलिका और एल्यूमिनियम है ये क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि सिलिका और एल्यूमिनियम ये क्रस्ट पर एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब तत्व के फॉर्म में डायरेक्ट मिल जाते हैं। ये डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, ये उनके डेरिवेटिव्स के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं ये। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। अब जो लावा निकला था यहां से, क्रस्ट से फाड़ता हुआ ये जो लावा निकला था, ये लावा हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, एक होता है एसिडिक लावा और एक होता है बेसिक लावा, मतलब अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। तो एसिडिक लावा कौन सा होता है, तो ये हम कैसे पहचान करेंगे, तो एसिडिक लावा में क्या होता है, इसमें जो सिलिका की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें मिट्टी ज्यादा होती है, मतलब ये लसलसा टाइप का होता है। तो जब ये बाहर आता है तो ये क्या है, एक टीले का रूप ले लेगा, मतलब एक कोन का शेप ले लेगा। मान लो, जैसे मान लो यहां से कोई लावा, ये क्रस्ट है, तो यहां से कोई लावा, ये क्रस्ट है, तो यहां से जब कोई लावा नीचे से निकला तो जब ये ऊपर फूटेगा तो ये कैसे ऊपर फूट के ये टीले टाइप का बना लेगा, मतलब कोन टाइप का बना लेता है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, और बेसिक लावा क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है, इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो जब सिलिका की मात्रा कम होगी, मतलब मिट्टी कम होगी, तो उससे क्या होगा, जब ये लावा निकलेगा, ये मान लो क्रस्ट है, और जब ये लावा निकलेगा तो ये ऐसे ये कोन नहीं बनाएगा, जैसे यहाँ पे इसने कोन बना लिया था ये उस वाले में, लेकिन इसमें क्या है, जब ये निकलेगा तो ये ऐसे फैल जाएगा। ये क्या होगा, ऐसे ये फैल जाएगा, मतलब ये कोई कोन टाइप की स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो ये हमारा कौन सा होता है, बेसिक लावा होता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि भारत में आपने सुना होगा कि भारत में जो दक्षिण का पठार है, क्या है, भारत में जो दक्षिण का पठार जो है हमारा, तो वो कौन सा लावा है, वो बताओ, वो एसिडिक लावा है या बेसिक लावा है। आपको एक हिंट दे रहा हूं, वो फैला हुआ लावा है। मतलब कैसा हुआ है, वो ऐसे फैला हुआ लावा है ऐसे करके। ठीक है, मतलब वो कोन ऐसे नहीं बना रहा है, वो फैला हुआ लावा है। तो फैला हुआ लावा है कौन सा होगा, तो वो बेसिक लावा होगा, मतलब क्षारीय लावा उसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि फटने के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, फटने के आधार पर, फटने के आधार पर वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। तो फटने के आधार पर वोल्केनो तीन प्रकार के होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, डेड वोल्केनो। अब हम इसे जल्दी समझ लेते हैं हम लोग कि एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कभी भी फट सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि भारत में ऐसा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो भारत में एक्टिव वोल्केनो है कौन सा, बैरन आइलैंड है। कौन सा है, बैरन आइलैंड है, जो कहां पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप में है। ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो कौन सा होता है, जो कभी कभी फटता है। भारत में ये कौन सा है, ये नारकोंडम है। ठीक है, नारकोंडम। ठीक है, फिर है हमारा डेड वोल्केनो। तो डेड वोल्केनो कौन से होते हैं हमारे, जो एक बार फटे हैं, मतलब अपनी लाइफ में वो एक बार फटे हैं और फिर उन्हें कभी फटते हुए नहीं देखा है, तो वो होते हैं हमारे डेड वोल्केनो। ठीक है, आगे हम समझेंगे संरचना के आधार पर वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संरचना के आधार पर जो वोल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फिशर, शील्ड, डोम, एशिंडर, कंपोजिट और काल्डेरा वोल्केनो। हम इन्हीं डायग्राम के थ्रू इन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि ये वोल्केनो होते क्या हैं। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा फिशर वोल्केनो। इसमें क्या होता है, इसमें जो पृथ्वी होती है, यानी जो क्रस्ट होता है, उसमें अपने आप दरार आने लगती है। मतलब इसमें कोई अंदर से कोई तोड़फोड़ नहीं करता, कोई एक्सप्लोसिव एक्टिविटी नहीं होती है अंदर। मतलब पृथ्वी पे दरार आई। अब पृथ्वी पे दरार क्यों आती है, क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं वो हमारी अलग होती हैं। ठीक है, तो उस वजह से पृथ्वी पे या क्रस्ट पे खुद से दरार आने लगती है। और जो नीचे मैग्मा ये भरा है, ये मैग्मा फिर ये क्या है, इधर क्रस्ट से या अर्थ से बाहर निकल आता है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल आपको अभी हाल ही में ये घटना हुई है।
ठीक है, जो ये न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कहाँ पे हुआ है, फिशर वोल्केनो टाइप का ये कहाँ पे अकर हुआ है, तो आपको याद होगा अफ्रीका महाद्वीप में। बहुत किलोमीटर, मतलब कम से कम ये जो, पहले तो ये जान लो, ये जो दरार जो होती है वो जरूरी नहीं कि कुछ मीटर हो, ये कुछ मीटर भी रह सकती है, कुछ मतलब कुछ मीटर लंबी भी रह सकती है और बहुत किलोमीटर तक लंबी रह सकती है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में बहुत लंबी किलोमीटर, मतलब काफी किलोमीटर तक एक पृथ्वी पे दरार आ गई है। वो क्यों दरार आई है? क्योंकि वहां पे न्यूबियन प्लेट जो है वो सोमालियन प्लेट से, ठीक है, न्यूबियन प्लेट जो है हमारी, न्यूबियन और सोमालियन प्लेट जो है ये क्या है, ये एक दूसरे से अलग हो रही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वहां पे अफ्रीका महाद्वीप में दरार आ गई है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, शील्ड वोल्केनो। तो इसमें क्या है, इसमें मैग्मा बाहर आ रहा है। ठीक है, ये मैग्मा देखो बाहर आ रहा है, कहां से, और जहां से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग वेंट कह देते हैं। ठीक है, और ये छोटा सा खड्डा दिख रहा है, ये गड्ढा टाइप का दिख रहा है, तो ये क्या है, इसे हम लोग क्रेटर बोलते हैं। तो जब ये मैग्मा बाहर आया, मतलब ये लावा बाहर आया, तो इसने क्या है, एक जेंटल स्लोप बना लिया। जेंटल स्लोप मतलब उसने ऐसी ढाल बना ली, जो ढाल मतलब ढाल कम है जिसमें। ठीक है, अब ढाल कम है तो यहीं से आप समझ गए होंगे, जो जिसमें ढाल होती है या ढाल कम होती है वो कौन सा लावा होता है, वो हमारा बेसिक लावा होता है। मतलब उसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, तीसरा है हमारा डोम वोल्केनो। तो डोम वोल्केनो में क्या होता है, जब ये मैग्मा ऊपर आया और ये वेंट से बाहर निकला, ठीक है, तो इसने क्या करा, इस लावा ने एक कोन जैसा शेप ले लिया। दिख रहा है आपको, ये कोन जैसा शेप ले लिया। अब इसने कोन जैसा शेप ले लिया, क्यों ले लिया इसने, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा थी। ठीक है, ये बहुत ही गाढ़ा टाइप का लावा था, तो इसने कोन जैसा शेप ले लिया। मतलब ये एसिडिक लावा है। डोम वोल्केनो कौन सा है हमारा, एसिडिक लावा है। ठीक है, चौथा आता है हमारा एस सिंडर वोल्केनो। तो एस सिंडर वोल्केनो में क्या होता है, यहां पर भी सेम कंसेप्ट, हमारा लावा क्या है, यहां पे मैग्मा हमारा बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये वेंट के थ्रू बाहर आ जा रहा है, मतलब मैग्मा बाहर आ रहा है और ये लावा यहां से वेंट के थ्रू बाहर आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें लावा के साथ साथ इसमें ऐश, ये दिख रही है आपको ऐश, ये ऐश यानी राख भी बाहर आ जाती है इसके साथ साथ। ठीक है, और ये आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, मतलब जब ये मैग्मा ऊपर जा रहा था नीचे से, तो यहाँ पे नीचे ये सब क्या कर रहे हैं, इन्हें प्रेशर दे रहे थे। मतलब ये सब क्या कर रही हैं, इन्हें मदद दे रही थी इस मैग्मा को, ये ब्रांचेस क्या कर रही थी, इस मैग्मा को प्रेशर दे रही थी, मतलब इनकी मदद कर रही थी ऊपर आने के लिए। ठीक है, मतलब बाहर निकलने के लिए। पांचवा है हमारा कंपोजिट वोल्केनो, जिसे हम लोग मिश्रित वोल्केनो भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जब मैग्मा हमारा नीचे से मेंटल से निकला, ठीक है, तो वो क्या है, वो निकला, यहां से दिख रहा है आपको कि ये वेंट के थ्रू, मतलब ये लावा बाहर निकल आया। लेकिन जब ये मैग्मा नीचे से जा रहा था, ऐसे ही जा रहा था, तो उसने ब्रांचेस बना ली। मतलब वो कोशिश कर रहा था कि इधर से निकल जाऊं, इधर से निकल जाऊं, इधर से निकल जाऊं, इधर से, इधर से, इधर से, मतलब वो हर जगह प्रयास कर रहा था निकलने का। तो जब वो कहीं से नहीं निकल पाया, तो वो वेंट के थ्रू, मतलब लावा बाहर निकल आया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस कंपोजिट वोल्केनो मतलब मिश्रित वोल्केनो में क्या होता है कि कभी कभी वेंट में, तो वेंट से तो वोल्केनो मान लो बाहर आ गया, ठीक है, या लावा बाहर आ गया, लेकिन क्या होता है, ये जो ब्रांचेस हैं, कभी कभी यहां पर भी, यहां से भी, मतलब कहीं से भी, मतलब वोल्केनो जो ज्वालामुखी है या लावा है वो हमारा बाहर आ सकता है। ठीक है, लास्ट है हमारा काल्डेरा वोल्केनो। तो काल्डेरा वोल्केनो क्या होता है, मतलब इसमें आपको दिख रहा है ये जो मैग्मा, ये मैग्मा बाहर निकला, तो मतलब मैग्मा ने इतना प्रेशर मारा होगा, इतना प्रेशर, मतलब इतना तेज उसने ऊपर की तरफ मतलब प्रेशर मारा होगा कि ये जो एक बड़ा सा खड्डा बन गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा खड्डा खड्डा बन गया, मतलब इसे काल्डेरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये काल्डेरा वोल्केनो है। मतलब इसने, मैग्मा ने इतनी तेज प्रेशर मारा कि पृथ्वी का या जो क्रस्ट का जो पार्ट है वो, मतलब ऊपर का पार्ट पूरा का पूरा क्या हो गया, फिक गया पूरा पूरा। ठीक है, तो ये बड़ी सी खड्डा या झील टाइप की बन गई हमारी। ठीक है, अभी जैसे आपको महाराष्ट्र में भी एक ऐसा एक एग्जाम्पल है, जिसे हम कहते हैं लोनार झील, जिसका पानी बदलता रहता है। तो उसका क्या कंसेप्ट है, उसमें दो कंसेप्ट है। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि मैग्मा ने, जब मैग्मा निकला होगा तो इतना तेज उसका प्रेशर होगा ऊपर, कि उसने ऊपर का पार्ट, जो ऊपर की पृथ्वी होगी, ये क्रस्ट जो होगा, तो उससे बहुत बड़े एरिया को उसने उड़ा दिया होगा। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट वहां पे लोनार लेक में क्या माना जाता है कि कभी यहाँ पे कोई एस्टेरॉइड या खगोलीय पिंड उस एरिया में गिरा होगा, और बड़ा सा ये खड्डा, बड़ा सा गड्ढा, जिसमें एक झील टाइप की ये हमारी बन गई है।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आया संरचना के आधार पर ये वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे एक लास्ट इस चीज में और जान लो कि जो ज्वालामुखी जब ये फटते हैं, मतलब जब लावा बाहर निकलता है तो कौन कौन सी उसके साथ गैसें बाहर निकलती हैं। तो कौन कौन सी गैसें बाहर निकलती हैं, कुछ प्रमुख गैसें हैं जो बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, SO2 निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन निकलती है, क्लोरीन निकलती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्रमुख रूप से जो गैसें हैं, ये क्या है, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो बाहर ये जो गैसें हैं, गैसें हमारी ये रिलीज होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।